भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने के आरोप पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा, भ्रष्टाचार के कारण आपके कई मंत्रियों के हुए इस्तीफे। साथ ही कहा, कई घोटाले करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का है कर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पर्यटन नीति के अलावा सम्मेलन में इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। कहा, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन में भारत की ओर से दी श्रद्धांजलि। कल राजकीय सम्मान के साथ महारानी एलिजाबेथ का होगा अंतिम संस्कार। विश्व के कई नेता अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से ली बढ़त। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार जीता डूरंड कप खिताब। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में किया पहला गोल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आप को कुचलने का आरोप लगाया था। भाजपा ने कहा कि इतिहास में सबसे कम समय में आपके कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन दिनों जबानी जंग लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमामंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वही पुराना नाटक कर रही है जो वो हर चुनाव से पहले करती है। भाजपा की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कहे जाने के कुछ घंटों बाद आई कि गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बौखला गई है। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखा है, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब चोर अपने आप को माखन चोर बता रहे हैं। अन्ना हजारे ने सही कहा था कि केजरीवाल को दिमाग चढ़ गया है। 2 राज्यों में जीतने के बाद वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है।
शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप और जांच से घिरी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार के दावे पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में डीटीसी बस खरीद, बिजली घोटाला समेत अन्य कई तरह के घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही भाजपा ने कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल के सर्वे में जीत की नौटंकी शुरू हो जाती है। ऐसा ही दावा आम आदमी पार्टी हिमाचल और उत्तराखंड में कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, इप्सा और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस यूएई और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के अपने दौरे में न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में अपने जबलपुर के एक दिन के दौरे पर भारत के पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की न्यायिक प्रज्ञा, ज्ञान और संवैधानिक मर्यादा को याद किया। न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा के फैसले हमेशा न्याय संगत रहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, जिसे लोकतंत्र और मजबूत होता है। I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में मातृभाषा को न्याय की भाषा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालयों में स्थानीय भाषा में बहस सुनी जाएगी और फैसले सुनाए जाएंगे तो आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1857 की क्रांति में अमर हुए दोनों शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में
जनजातीय जन नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान इस महानायकों के बारे में काफी खोज किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, जबलपुर। पर्यटन को देश में अब मिलेगा बढ़ावा। पर्यटन के विकास और इससे संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिन का राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। पर्यटन के लिए सरकार का जोर देश भर में हवाई मार्ग, रेल मार्ग और अन्य तरीकों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री सहित करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एंकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना, जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है। टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन, उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन, पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस व मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री इस दौरान परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करेंगे और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे। रक्षा मंत्री अपनी यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। दादर नगर हवेली और दमन दीव की जनता दल यूनाइटेड की इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में जेडीयू के सदस्य भाजपा में शामिल हुए। पिछले महीने बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लगभग 20 महीने का गठबंधन तोड़ते हुए राज्य में अपनी निकट प्रतिद्वंद्वी पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन कर फिर से सरकार बना ली थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में मराठी अभिनेताओं से मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने मराठी फिल्म से जुड़े लोगों के साथ फिल्म निर्माण पर
जीएसटी, सरकार के मंत्रालय के तहत आने वाले कुछ स्थानों पर शूटिंग पर छूट, भाषा संबंधी चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्च तकनीक वाली डबिंग प्रणाली के कारण क्षेत्रीय फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। पुष्पा और बाहुबली जैसे फिल्म इसके उदाहरण हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई के नायगांव में भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसमें गांव के प्रधान, महिला विंग, युवा विंग के कार्यकर्ता शामिल हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक कालिदास कोलंबकर के पार्टी में होने से भाजपा को फायदा होगा। वो 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीते हैं, ये काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा वो अपनी अगली यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब का आज शाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विमोचन किया। ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मंत्र, तरीका और मिशन है। ये मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का, तरीका सिर्फ गवर्नेंस का नहीं बल्कि संगठन को सशक्त करने का, और मिशन सिर्फ भाजपा को यशस्वी पार्टी बनाने का ही नहीं बल्कि भारत को विश्व शक्ति बनाने का है। तो मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है। मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का मंत्र। मेथड मात्र गवर्नेंस का नहीं बल्कि संगठन को सशक्त करने के लिए प्रयास। और मिशन मात्र ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे यशस्वी राजनीतिक पार्टी बने, बल्कि मिशन ये कि भारत विश्व भर में न सिर्फ शक्ति की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, साथ ही विवेक की दृष्टि से विश्व भर में उत्तम स्थान प्रदान करें अपने आप को और अपने हर नागरिक को। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण जनजातीय छात्राओं को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी पहल की है। मंत्रालय के मार्गदर्शन में झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिलों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की शिक्षित लड़कियों के लिए 2 दिवसीय विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत हुई। टाटा कंपनी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय का समझौता हुआ है, जिसके तहत 12वीं पास शिक्षित छात्राओं को चयन के बाद टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में नौकरी मिलेगी। टाटा ये कंपनी तमिलनाडु में शुरू करने जा रही है। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं होंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कंपनी को एकलव्य स्कूलों से 12वीं पास छात्राओं की सूची भी उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुए साक्षात्कार में चयनित होने वाली छात्राओं को टाटा पहले ट्रेनिंग देगा, इसके बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा टाटा कंपनी इन छात्राओं को आगे पढ़ाई की सुविधा भी मुहैया कराएगी। सोमवार को ये कैंप सिमडेगा और चाईबासा में लगेगा। ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि बेटियों के सशक्त होने से आधी आबादी सशक्त होगी, जो न सिर्फ देश के विकास बल्कि परिवार को संबल प्रदान करने का काम भी करेगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एग्ज़ाम देने और इसके बाद ये पास करने के बाद हमें बाहर जाके काम करने का और पढ़ाई के साथ साथ अपने पैर पर खड़ा होने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ 18 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए यह आयोजन किया गया है, ताकि वो वहाँ जाकर अपना प्रतिभा दिखा सके या कुछ काम कर सके। इससे बहुत सारी लड़कियों का विकसित होगा, वे लोग बाहर जाके काम करेगी, अपने पैर पे खड़े होगी। हमें यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार खूंटी जिला में इस आयोजन को किया गया है और यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एग्जाम, लिखने में भी अच्छा लगा। जितना सोचे कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान था, अच्छा लगा। सरकार की इस पहल से शिक्षक और छात्र दोनों खुश हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो ये ड्राइव यहाँ पे चलाई जा रही है, जो लड़कियों के लिए
एक रोज़गार का ज़रिया मुहैया करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय है। मंत्रालय की तरफ से हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। ऐतिहासिक पहल है जो कि इसका जितना भी हम लोग प्रशंसा करें ये कम होगा। ये पहली बार इस तरह के हमारे छात्राओं को एक अवसर, एक इसमें उनका मनोबल के साथ भी बढ़ेगा और एक उन लोग का जो करियर है उन लोग आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल आया है। अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के संग्रह 6,42,287 करोड़ रुपए की तुलना में 30% अधिक है। वहीं देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7,669 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान समान अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,68,147 करोड़ रुपए था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3,68,484 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स से आए हैं, जबकि बाकी के 3,30,490 करोड़ रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए आए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 में 17 सितंबर 2022 तक कुल अग्रिम कर संग्रह पहली और दूसरी तिमाही में बढ़कर 2,95,308 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,52,077 रुपए था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल महारानी एलिजाबेथ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। लोग फूलों, तस्वीरों और आंसुओं के साथ क्वीन एलिजाबेथ को याद कर रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं, जहां क्वीन के पार्थिव शरीर को इन स्टेट में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए यूके में हैं। रविवार को उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में जाकर शोक व्यक्त किया। करीब 500 खास मेहमानों के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के इस यात्रा को दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के उदाहरण की तरह देखा जा रहा है, एक भाव जो दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएगा। टीम डीडी न्यूज के साथ शुभेंदु घोष, लंदन। ताइवान में 24 घंटे के अंदर दूसरा शक्तिशाली भूकंप आने से अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए हैं। आज रिक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो कल आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से तेज था। द्वीपीय देश ताइवान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में महसूस किए जा रहे दर्जनों झटकों में रविवार का भूकंप सबसे शक्तिशाली है। ताइवान के केंद्रीय मौसम ब्यूरो ने बताया कि भूकंप का केंद्र चिशांग शहर के पास सतह से महज 7 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की वजह से यूली शहर के नज़दीक एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, जिसके निचले तल पर 7 से 11 दुकानें थीं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते थे। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि राहत एवं बचाव कर्मचारी बाकी फंसे 3 लोगों के संपर्क में हैं। यूली के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल ध्वस्त हो गया। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। इस घटना में 1 से अधिक वाहनों के पुल से गिरने की आशंका है। यूली और भूकंप के केंद्र चिशांग के बीच फुली शहर के डोंगली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी छतरी गिरने से वहां खड़ी एक ट्रेन के 3 डिब्बे एक ओर झुक गए। भूकंप के झटके उत्तर स्थित ताइवान की राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने ताइवान के नज़दीक दक्षिण जापान के कई द्वीपों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जापान में नानमाडोल तूफान समुद्री तट से टकरा गया है। करीब 270 किलोमीटर की गति से ये तूफान टकराया। मौसम विभाग ने इस तूफान को बेहद खतरनाक बताया है, जिसके चलते 40 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तूफान के कारण क्यूशू के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश हो रही है। जापान के मौसम एजेंसी के मुताबिक तूफान की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ आने की आशंका है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में तेज हवा और भारी बारिश होने के साथ ही भारी नुकसान संभव है।
जापान में आने वाला ये इस साल का 14वां तूफान है। नानमाडोल तूफान शनिवार को जापान के सुदूर द्वीप मिनामी दैतो से टकराया। यह आइलैंड ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। कागोशिमा प्रशासन ने बताया कि खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनों सहित 500 से ज़्यादा विमानों का संचालन रद्द कर दिया गया है। स्थानीय परिवहन के सभी साधनों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज प्यूर्टो रिको के लिए एक आपातकालीन घोषणा की है। प्यूर्टो रिको में आए ट्रॉपिकल तूफान फियोना के कारण ये घोषणा की गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन घोषणा संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी को आपदा राहत प्रयासों में समन्वय स्थापित करने और आपातकालीन सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है। दरअसल अटलांटिक महासागर में बुधवार को एक शक्तिशाली चक्रवात तूफान का केंद्र बना था। इसे फियोना नाम दिया गया है। प्यूर्टो रिको में इस तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड को पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हरा चुकी है। होव काउंटी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने 1-0 से बढ़त ले ली है। स्मृति मंधाना ने 91 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 रन बनाए। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने आज करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप खिताब जीता। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में पहला गोल किया। बेंगलुरु के लिए ये गोल शिवा शक्ति ने किया। प्रतियोगिता में ये उनका 5वां गोल रहा। मुंबई एफसी ने 30वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। मुंबई के लिए ये गोल अपुया ने किया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थीं। 61वें मिनट में सुनील क्षेत्री की कॉर्नर किक पर एलन कोस्टा ने गोल कर बेंगलुरु एफसी को 2-1 से आगे कर दिया और बेंगलुरु ने अंत तक खेल में बढ़त बनाए रखी और खिताब पहली बार अपने नाम किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।